नमस्कार। 15 जून 2026 को जो है वो HPRC के द्वारा जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर जो है वो करवाया गया था। अब ये स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर करवाया गया था। इस पेपर में देखेंगे कि किस तरह के जीके के क्वेश्चन, जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पूछा गया था, उस क्वेश्चन सेक्शन को जो है वो देखेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप जो है वो क्वेश्चंस को रिलेट कर सकें, जैसे कि पहले भी करते रहे हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निदेशक तत्वों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से कौन सा शामिल नहीं है। यहाँ पर DPSP की बात जो है वो की जा रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो है वो बात की जा रही है। कौन सा इनमें से संबंधित नहीं है? अगर सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन जो है वो दिया गया है। देखिए, जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 44 में जो है ये UCC जो है वो आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है जिसने इसको इम्प्लीमेंट अभी कर दिया है। आगे है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पढ़ी गई हैं तब आर्टिकल नंबर 43B में जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रमोशन के बारे में जो है वो पढ़ा गया है। आगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है। तो जो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स हैं, गांधीयन प्रिंसिपल जिनको बोलते हैं, उनमें आर्टिकल नंबर 40 आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की गई है। परंतु अगर हम बात यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की करते हैं, जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो बच जाता है, तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो किस में आता है? ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो आर्टिकल नंबर 17 में जो है वो आता है और ये फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में, फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में जो है वो आता है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं आता। ठीक है, तो ये आप जो है वो समझेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनल ड्रॉज वाटर फ्रॉम विच स्ट्रक्चर। तो बोलते हैं कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो बोलते हैं इसकी संरचना जो है वो किस जल ये जो है वो किस स्रोत से जो है वो जल प्राप्त जो है वो करती है। तो इंदिरा गांधी कैनाल की अगर हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो कहाँ से इसको पानी जो है वो मिलता है, तो इसको जो है वो पानी मिलता है हरिके बैरेज से। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो समझना जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है, ये पहले तो पता होना चाहिए कि इसको जो है वो हरिके जो बैरेज है वहाँ से जो है वो पानी मिलता है। तो सतलुज ब्यास नदियों से जो है वो इसको पानी जो है वो मिलता है। हरिके बैरेज से जो है ये निकलती है, जो पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम से ठीक नीचे जो है वो बनता है। और आपने यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं इंदिरा गांधी कैनाल की, ये इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो किस स्टेट में जो है वो आती है, कौन से स्टेट में जो है ये आती है। तो इंदिरा गांधी कैनाल प्राइमरली जो है वो राजस्थान स्टेट में जो है वो आती है। ठीक है, ये आपको पता हो गया। स्टार्ट कहाँ से होती है? ये हरिके बैरेज से स्टार्ट हो जाती है, जो पंजाब में जो है वो आता है। ये बातें, ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। अभी यहाँ पर जो है वो कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि गांधी सागर डैम यहाँ पर जो है वो दिया गया है। गांधी सागर डैम जो है वो कौन से स्टेट में आता है, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश स्टेट में जो है वो आता है। यहाँ पर जो है वो एक और क्वेश्चन दिया गया है, राणा प्रताप सागर डैम यहाँ पर जो है वो दिया गया है। ये कहाँ पर आता है? राणा प्रताप सागर डैम जो है वो ये राजस्थान में जो है वो आता है, राणा प्रताप सागर डैम। ये पता होना चाहिए। भाखड़ा डैम का तो आपको पता ही है और हरिके बैरेज आपने क्लियर कर लिया। आगे बोलते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एज सच हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है जब भी मैंने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपको कराए हैं, जनरल अवेयरनेस के टेस्ट सीरीज में। जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन हम डिस्कस यूट्यूब पर भी करते हैं, वहाँ पर भी हमने ये पढ़ा है कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है और उसका जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है। ये आपको पता होना चाहिए स्टेट एनिमल के बारे में कि ये स्नो लेपर्ड जो है वो है। और स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करते हैं कि स्नो लेपर्ड का जो है वो साइंटिफिक नेम क्या है, तो पैंथेरा यूनिसिया जो है वो इसका नाम है। पैंथेरा यूनिसिया जो है वो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। एज सच मैंने कहा था कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एज सच पूछा जाएगा। इसको घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी जो है वो बोलते हैं, तो इसमें जो है वो आपको कुछ भी डाउटफुल नहीं होना चाहिए। आगे बोलते हैं व्हाट इज की गोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो की गोल है वो क्या है? मानव विकास का जो प्रमुख लक्ष्य है, क्या वो एनहांसिंग मिलिट्री पावर है कि मिलिट्री पावर को एनहांस किया जाए, या फिर एंश्योरिंग वेल बीइंग एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस है, या फिर मैक्सिमाइजिंग टैक्स कलेक्शन है, या फिर इंक्रीज एक्सपोर्ट लेवल है।
देखिए, मानव विकास का जो प्रमुख लक्ष्य है वो मिलिट्री को एनहांस करना, मिलिट्री पावर को एनहांस करना नहीं हो सकता, या फिर मैक्सिमाइजिंग टैक्स कलेक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाए, ये भी नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट लेवल की एक्सपोर्ट लेवल को इंक्रीज किया जाए, ये भी नहीं हो सकता। मानव विकास का जो प्रमुख लक्ष्य इनमें से हो सकता है वो ये हो सकता है कि इंश्योरिंग वेल बीइंग एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपके पास पहले तो आपका खुद का अपना ठीक होना चाहिए, दूसरा फ्रीडम ऑफ चॉइस आपके पास जो है वो होनी चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच इवेंट रिजल्टेड इन ब्रिटिश टेरिटरीज इन दी हिल कमिंग अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो बोलते हैं कि किस घटना के परिणाम स्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों में ब्रिटिश क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो था वो आए थे। तो बोलते हैं विच इवेंट रिजल्टेड द, किस इवेंट के, किस घटना के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ था कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो ब्रिटिश क्षेत्र जो हुआ करते थे वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो था वो आ गए थे। तो यहाँ पर बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ मंडी, मंडी स्टेट की फॉर्मेशन से जो है कैसा हुआ था, नहीं, मंडी स्टेट की फॉर्मेशन से इसका कोई लेना देना था ही नहीं। बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है। देखिए, जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर जो है वो स्टार्ट होता तो ब्रिटिश टेरिटरी ही मानी जाती थी, ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, ये भी गलत हो गया। या फिर एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, देखिए 1857 का जब विद्रोह होता है तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है वो जो यहाँ पर जो पूरे हिमाचल में ही नहीं पूरे भारत में जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनको ब्रिटिश क्राउन के तहत जो है वो लाया गया था। और उसी टाइम जो है वो क्या, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसी टाइम जो है वो क्या किया गया था, जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको वाइसराय जो है वो वाइसराय का टाइटल दिया गया था। तो वाइसराय फिर भारत में होने लगे। सबसे पहले वाइसराय ऑफ इंडिया कौन बने थे, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर जल्दी से बताएंगे। आगे बोलते हैं महात्मा गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट at the festivities in the capital on 15 August 1947 because he was in dash striving hard to restore peace in city that was witnessing communal violence। तो बोलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी जो है वो बोलते हैं उत्सवों में उपस्थित नहीं हुए। बोलते हैं क्या रीज़न था उसके पीछे, वो कहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा से, कहाँ पर जो है वो सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित शहर में जो है वो शांति बहाल जो है वो कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 में महात्मा गांधी जो है वो उस इवेंट में शामिल नहीं हुए थे जो मनाया जा रहा था पूरे देश भर में, क्योंकि कलकत्ता में वो उस टाइम थे और वहाँ पर जो है वो सांप्रदायिक हिंसा जो हो रही थी उसमें जो है वो शांति बहाल करने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए आपको महात्मा गांधी जी के बारे में? 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इनकी हत्या कब की गई थी ये भी पता होना चाहिए, इनका जन्म कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को वो उस महोत्सव में, उन उत्सवों में शामिल नहीं थे जो आज़ादी के मनाए जा रहे थे। ये कलकत्ता में थे क्योंकि वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी और वहाँ पर वो शांति बहाल करने के प्रयास कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज द थियोसॉफिकल सोसाइटी इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया। तो बोलते हैं कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो भारत में कब लाई गई थी। अगर हम भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं कि भारत में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो कब लाई गई थी, कौन से ईयर में जो था ये लाई गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बात है 1879 की। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1879 में भारत में जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो लाई गई थी। वैसे ही क्वेश्चन जब मैंने आपको ये पढ़ाया था ना क्वेश्चन, तब हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1875 में हमने पढ़ी थी। 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। मैडम हेलेना ब्लेवाट्स्की के द्वारा और कर्नल हेनरी एल्कॉट के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। 1879 में ये जो है वो भारत लाई गई और आपने ध्यान रखना है कि 1883 में जो है वो मद्रास चेन्नई के निकट जो है वो अड्यार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाया गया। और 1893 में जो है वो जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट भारत आई, इनको थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार जो है वो सौंपा गया। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को हेड किया।
एनी बेसेंट ने 1915 में आयरलैंड के होम रूल लीग की तर्ज पर जो है वो भारत में भी जो है वो फिर होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी कब इंट्रोड्यूस हुई पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, कब इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई मद्रास में बनाया गया था, फिर कब एनी बेसेंट ने इसको हेड किया। एनी बेसेंट जो एक आयरलैंड की महिला थी, इन्होंने कब थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार संभाला। ये सब यहाँ से जो है वो इम्पोर्टेंट याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया है, बोलते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम 2017 इन हिमाचल प्रदेश, what is minimum educational qualification required for unemployed youth to receive the allowance। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना 2017 के अनुसार बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो यहाँ पर रखी गई है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो करते हैं, अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात जब यहाँ पर की जा रही है तो इसमें अलाउंसेस भी दिए जाते हैं जिसको बेरोजगारी भत्ता के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो बेरोजगारी भत्ता जो है वो कितना यहाँ पर दिया जाता है और क्या उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्या 10th +2 क्वालिफिकेशन या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर 10th पास होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, या फिर कोई भी क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं रखी गई है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि 10th +2 12वीं क्वालिफिकेशन है या फिर उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ता जिसको बोलते हैं वो भी यहाँ पर जो है वो दिया जाता है। वो कितना दिया जाता है, देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यहाँ पर दिया जाता है युवाओं को वो 1000 रुपया प्रति महीना दिया जाता है। अगर कोई 50% या फिर उससे ज़्यादा कोई परमानेंट फिजिकली चैलेंज्ड है तो उनको जो है वो 1500 रुपया पर महीना दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये ज़िंदगी भर मिलता रहेगा, इसमें मैक्सिमम पीरियड जो रखा गया है वो 2 साल का मैक्सिमम पीरियड जो है वो रखा गया है। तो ये पता होना चाहिए कि कितने साल का मैक्सिमम पीरियड इसमें रखा गया है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर प्रेजेंट इन दी एम्बलम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्य चिन्ह है उसमें बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मौजूद हैं। एम्बलम अगर आपने हिमाचल प्रदेश का देखा होगा, राज्य चिन्ह अगर आपने हिमाचल प्रदेश का जो है वो देखा होगा, तो उसमें अगर हम बात करें कि उसमें क्या विशेषता जो है वो है तो उसको ध्यान से देखेंगे। सबने देखा होगा आपने कि हिमाचल प्रदेश का जो एम्बलम है उसमें देखो, उसमें इस तरह से बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ जो हैं वो आ जाती हैं। ये बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ आ जाती हैं उसमें अशोक के सिंह स्तंभ है वो आ जाते हैं, इस तरह से जो है वो आ जाते हैं। और साथ में ही जो है वो 3 जो क्षैतिज सफेद धारियाँ हैं उस तरह से जो है ये आ जाती हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश का जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एम्बलम है। अगर यहाँ पर आप ऑप्शंस देखते तो माउंटेन रिजीज अ ट्री एंड अ स्टेट एनिमल, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैप आउटलाइन 2 रिवर्स अशोक पिलर, ऐसा भी नहीं है। नेशनल बर्ड 3 टाइगर्स अशोक कैपिटल, ये भी नहीं है। या फिर माउंटेन रेंजेस 3 व्हाइट फेसिस और अशोका कैपिटल, ये जो है वो आता है। तो यही जो है वो उसके ऊपर दिखाया गया है। अशोक के सिंह के स्तंभ इसमें दिखाए गए हैं, हिमालय से ढकी हुई चोटियां दिखाई गई हैं, साथ में ही जो है वो 3 सफेद धारियां जो हैं वो दिखाई गई हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा डेप्थ में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसीलिए जब भी कुछ देखें पढ़ाई से रिलेटेड, हिमाचल से रिलेटेड, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख ले। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRC के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए, देखिए आपको पता है HPRC के हर एक एग्ज़ाम में ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पूछा ही जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप हमारे टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। इस टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस सेक्शन की इंपॉर्टेंस समझते हैं तो आप टाइमली टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। आपको ज़्यादा बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि सेक्शन की मेरिट में कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इंपॉर्टेंस जो है वो रहने वाली है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स से इस टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोलते हैं व्हाई इज़ अरावली रेंज कंसिडर्ड जियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट। तो अरावली जब चर्चा में हुई थी, जब भी हमने करंट अफेयर में भी ये पढ़ा था कि अरावली जो पर्वतमाला है
वो बोलते हैं भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। पहले बोलते हैं इट वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग हिमालयन ओरोजेनी इन द टेरिटरी पीरियड, या फिर इट इज रिसेंटली फॉर्म्ड फोल्ड माउंटेन, या फिर इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स फ्रॉम रिसेंट इरप्शन, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। देखिए अरावली इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन श्रेणी में जो है वो आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अरावली के बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि अरावली जो है वो फोल्ड माउंटेन्स की श्रेणी में आता है, हिमालय यंग माउंटेन्स की श्रेणी में जो है वो आता है, हिमालय यंग माउंटेन्स में है, अरावली जो है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में जो है वो आता है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाना था। आगे बोलते हैं एज पर द 9 जनवरी 2026 नोटिफिकेशन बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट व्हाट इज सब्सिडी परसेंटेज फॉर 18 to 42 सीटर बसेज अंडर द राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना स्टेज 3 इन स्टेट। तो हमने गिरिराज पत्रिका में ये चीज़ें सच पड़ी हुई हैं कि 9 जनवरी 2026 की अधिसूचना के अनुसार जो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है, इसका जो चरण 3 स्टेज 3 चली हुई है, इसमें 18 से 42 सीटर बसों पर कितनी सब्सिडी दी जा रही है, तो 30% सब्सिडी दी जा रही है। ये ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, कितनी 30% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, देखिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का स्टेज 3 चला हुआ है और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो है वो बसों की इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है, टैक्सी वगैरह खरीदनी हो तब भी सब्सिडी दी जाती है, तो वो हम पढ़ चुके हैं। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज, तो ये एक बार नहीं 2-3 बार तो HPRC ही पूछ चुका है और इस क्वेश्चन को हम ऐसा पढ़ चुके हैं कि वेस्टर्न हिमालयस इसका सही आंसर है। वेस्टर्न हिमालयस की पर्वत श्रेणी में हिमाचल जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉमनली नोन एज, तो आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी जो लगती है, क्या उसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, या उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, या फिर उसको मार्शियल लॉ जो है वो बोलते हैं। देखिए 3 तरह की इमरजेंसी होती है, एक आर्टिकल 352 के तहत लगती है जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, एक आर्टिकल 356 के तहत लगती है जिसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। तो ये स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल एक ही बात है, ऑप्शन बी आर्टिकल 356 का सही आंसर हो जाएगा। एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है जो आर्टिकल 360 के तहत लगती है। फॉर्चुनेटली इंडिया में अभी तक एक बार भी ये फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी हुई है। HPRC ने तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि इंडिया में कितनी बार जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, तो इंडिया में एक बार भी जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो नहीं लगी हुई है। अब देखिए इंडिया में जो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है आर्टिकल 352 के तहत, वो 3 बार अभी तक लग चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार इंडिया चाइना वॉर जो हुआ था 1962 में, उस दौरान जो है वो लगी थी। दूसरी बार इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान लगी थी 1971 में। तीसरी बार इंदिरा गांधी के द्वारा जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत लगाई गई थी 1975 में। तो इस तरह से 3 बार इंडिया में नेशनल इमरजेंसी जो है वो लग चुकी है। कब कब ये नेशनल इमरजेंसी लगी थी ये आपको ज्ञात जो है वो होना चाहिए। आगे बोलते हैं विच रीजन ऑफ इंडिया इज हिमाचल प्रदेश लोकेटेड, फिर वही बात आ गई घुमा फिरा कर ही कि कहाँ पर आता है। कोस्टल रीजन में कैसे आ सकता है, सेंट्रल प्लेन में नहीं आता, ईस्टर्न घाट में नहीं आता, वेस्टर्न हिमालय में ये आता है। एक ही पेपर में ऐसा क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। आगे बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग sites is not one of the 3 sites that UNESCO removed from in danger list in July 2025। तो जुलाई 2025 में यूनेस्को द्वारा खतरे की सूची से हटाए जाने वाले 3 स्थलों में शामिल नहीं है। देखिए खतरे के स्थलों से जो हटाया गया है उसमें शामिल कौन सा नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो है वो एक विनाइस नहीं है और इट्स लैगून, विनाइस एंड इट्स लैगून इटली जो है ये नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया था कौन सा शामिल नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन 2025 का पूछा गया है, तो दिक्कत भी हो जाती है कई बार याद रखने में क्योंकि 1 साल पुराना क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन जो है वो आसान है, बोलते हैं हु बिकेम द इंडियाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इंडिया के जो है वो कौन है। अगर देखिए इंडिया की हम बात कर रहे हैं, वो भी फरवरी 2025 की यहाँ पर बात की गई है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जब बात हो रही है तो प्रेजेंट टाइम में भी ध्यान रखना है और फरवरी 2025 में भी ध्यान रखना है कि ज्ञानेश कुमार ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। 26 नंबर के ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था वो बने थे।
आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन नवंबर 2025 व्हाट मेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव एंड इंडिया होस्ट टू बूस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन कोलैबोरेशन। तो नवंबर 2025 में बोलते हैं अनुसंधान और नवाचार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कौन सा प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित किया। तो इसमें इंडिया के द्वारा जो है वो किया गया था ESTIC 2025 जो है वो इंडिया के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया था। ये ध्यान रखें, ये जो ESTIC है ये है क्या, आपने ध्यान रखना है कि ESTIC जो है वो ये जो है एमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव जो था ये जो है वो है 2025 की ये बात जो है वो की जा रही है। 2026 में भी ये अक्टूबर महीने में होगा, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये आयोजित जो है वो किया जाएगा। आगे बोलते हैं विच 2025 लेजिस्लेटिव प्रपोजल रिक्वायर्स द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स टू बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड if they remain in judicial custody for 30 consecutive days on serious criminal charges। तो बोलते हैं 2025 के किस विधायी प्रस्ताव में यह प्रावधान किया गया है कि गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को सत्ता पद से हटा दिया जाएगा। तो ये कहाँ पर, ये कौन से उसमें जो है वो प्रोविज़न जो है वो किए गए हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमने भी ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ा है और एज सच हमने ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ा हुआ है। ये प्रोविज़न जो है वो जो किए गए हैं, ये प्रोविज़न किए गए हैं भारतीय संविधान की 130वीं 130th अमेंडमेंट में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है वो होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 में ये प्रोविज़न जो है वो किए गए हैं। इसमें स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि गंभीर आपराधिक आरोपों में अगर कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री 30 दिनों तक लगातार न्यायिक हिरासत में रहता है तो उनको जो है वो पद से हटा दिया जाएगा। आगे बोलते हैं विच टीम वॉन द 2025 मैपिदुंजी कप हेल्ड इन, ये जो है वो जांजीबार में जो था वो हुआ था। तो जांजीबार में जो हुआ था 2025 में मैपिदुंजी कप, ये बोलते हैं किस टीम के द्वारा जीता गया था। तो जांजीबार के द्वारा ही ये जीता गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन लीड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द युवा या फिर UVI प्रोग्राम टू एम्पावर क्लास 8th to 12th स्टूडेंट्स टू डिजाइन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अक्रॉस 8 थीमेटिक सेक्टर्स। तो बोलते हैं कि कक्षा 8 से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को 8 विषयगत क्षेत्रों में व्यवहारिक अनुप्रयोग विकसित करने हेतु सशक्त बनाने वाले युवा AI कार्यक्रम के कार्यान्वयन का नेतृत्व जो है वो किस संगठन को दिया गया है या फिर कौन सा संगठन इसका नेतृत्व जो है वो करता है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि कौन सा संगठन इसका नेतृत्व जो है वो करता है तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर नेशनल E-गवर्नेंस डिवीज़न, जिसको यहाँ पर NEGDIB जो है वो लिखते हैं, NEGD नेशनल E-गवर्नेंस डिवीज़न जो है वो लिखते हैं। नेशनल E-गवर्नेंस डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो है, ये ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम के लिए या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर ये करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, हिमाचल GK भी पूछी जाएगी, हिंदी इंग्लिश भी पूछी जाएगी। और इसके लिए हमने अलग से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है ताकि हम इन सब सेक्शंस को जो है वो अच्छे से कवर कर सकें और इनमें जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसमें आपको पता है कि पेपर 1 में पास होना कंपलसरी है। आज से पहले जो पेपर ये हुए हैं, अगर पेपर 1 को लाइटली लिया गया है तो पेपर 1 बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्लियर नहीं हुआ है। डजेंट मैटर कि पेपर 2 में आप कितना स्कोर जो है वो फिर करते हैं, रह गया पेपर 1 तो कोई फ़ायदा नहीं मेहनत का। तो पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी पेपर 1 की टेस्ट सीट से भी जो है वो जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोलते हैं ऑन विच डे इज द 2025 वॉज द 54th नेशनल सेफ्टी डे
ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू ड्रॉ अटेंशन टॉवर्ड सेफ्टी मेजर। तो हम जब भी मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डे पढ़ते हैं तो हम 4 मार्च को पढ़ते हैं कि नेशनल सेफ्टी डे जो है वो मनाया जाता है। तो 4 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 मार्च को 2025 में ये नेशनल सेफ्टी डे जो है वो मनाया गया था। तो ये पता होना चाहिए कि कब ये मनाया जाता है। ये आसान था क्वेश्चन, जब भी इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज टिपिकली स्प्रेड विया द फेसल ओरल रूट ऑफन ड्यू टू पुअर सैनिटेशन एंड कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। तो इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो मल मुख मार्ग से जो है वो फैलती है, जो खराब स्वच्छता दूषित पेयजल के कारण जो है वो होती है। तो टाइफाइड इनमें से बीमारी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर शोज रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा इंडिकेटर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर, कौन सा जो है वो सूचक है वो अम्लीय विलयन में जो है वो लाल और क्षारीय विलयन में जो है वो पीला रंग प्रदर्शित जो है वो करता है। तो इनमें से जो है वो आपने ध्यान रखना है कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो करता है। मिथाइल ऑरेंज इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग techniques is specifically used to measure the amount of heat absorbed or released during a chemical reaction or physical process। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक प्रक्रिया के दौरान अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इनमें से डिस्टिलेशन तो नहीं की जाती, थर्मोमेट्री भी नहीं की जाती, क्रोमोमेट्रोग्राफी भी नहीं की जाती, ये जो कैलोरीमेट्री है ये जो है वो की जाती है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट वाज हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बिफोर इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बोलते हैं कि ऊर्जा के रूप में मान्यता मिलने से पहले ऊर्जा की जो ऐतिहासिक अवधारणा है वो क्या है। ऊर्जा की ऐतिहासिक अवधारणा क्या है? क्या ये रेडिएशन एनर्जी है? नहीं है। वेव एनर्जी नहीं है। मॉलिक्यूलर मोशन नहीं है। फाइन इनविजिबल फ्लूइड फिलिंग इन पोर्स ऑफ अ सब्सटेंस, ये जो है वो है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में बोलते हैं द बर्निंग ऑफ कोल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस का मैंने आपको बताया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो नहीं होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले का जलना, तो ये ध्यान रखें, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन साइंस प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू डिटरमाइन विच प्लांट ऑर्गन इज primarily responsible for the transport of water, mineral and food between roots and leaves, what organ they focus on and what additional function does it perform। तो ये काम होता है स्टेम का, the stem which support branches, leaves and reproductive parts। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट देन द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ। तो मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आपको बताया है। थंब इसमें जो डायरेक्शन बताएगा वो मोशन और फोर्स ऑन द कंडक्टर की डायरेक्शन जो है वो बताएगा। टेस्ट सीरीज में भी हमने ऐसे क्वेश्चन जो है वो पढ़े हुए हैं। ठीक है, आगे रीजनिंग का क्वेश्चन चलता है। इस क्वेश्चन को देखिए पहले थोड़ी देर रुक कर, और बताना है हाउ मेनी पीपल लाइव बिटवीन एस एंड क्यू। एस एंड क्यू के बीच में कितने लोग रहते हैं। तो ये कितने लोग जो हैं वो एस और क्यू के बीच में है, ये आप कमेंट कर जल्दी से अपना आंसर जो है वो बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कमेंट कर आप अपना आंसर जो है वो बताएंगे। अब देखिए कमेंट कर अपना आंसर जल्दी से बता दीजिए। पिछले कल हमने जेबीटी का पेपर डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। जितने भी एचपीआरसी के पेपर हो रहे हैं, आज से पहले जो पेपर हुए हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जिन पेपर्स की आंसर की आई है उनको भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब फिलहाल के लिए तो हमने आज स्टेनो का पेपर भी कवर कर लिया, जेबीटी का पेपर एक पेपर हमने कल कर लिया था, बाकी पेपर आगे कर लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।